हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर में आज मेनली डिस्कशन होगा एमएम मॉडल के ऊपर। पहले समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के अंदर एक टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी की कैपिटल में, मतलब कंपनी की कैपिटल के बारे में डिसीजन लेना कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कंपनी की कैपिटल में मेनली डेट और इक्विटी का मिश्रण किया जाता है। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है, तो आप इस 10 लाख रुपए की कैपिटल में मेनली दो तरह की कैपिटल मिक्स करोगे। वैसे और भी सोर्स होते हैं कैपिटल के, दो की बात हम कर रहे हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर्स और डेट का मतलब हो गया यहाँ पे डिबेंचर्स एंड लोन्स। इक्विटी जो होती है महंगी कैपिटल होती है, बहुत महंगी होती है। डेट जो होती है वो सस्ती होती है। अगर आपने सारी इक्विटी यूज़ करी तो इससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल बहुत महंगी हो जाएगी। ये बहुत महंगी कैपिटल है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी डेट यूज़ करो। आप महंगी में थोड़ी सस्ती कैपिटल मिक्स करोगे ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए, मगर ये बहुत कम रिस्की होती, इवन रिस्की नहीं होती। आप ये मान के चलो इसमें रिस्की नहीं है। देखो रिटर्न के बारे में सुनो। रिटर्न मतलब कॉस्ट, या रिटर्न बोलूँ या फिर मैं कॉस्ट बोलूँ, ये बहुत महंगी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लो होती है। बट रिस्क की अगर मैं बात करूँ, इसका रिस्क बहुत कम होता है, ज़ीरो मान के चलो। इसका रिस्क बहुत हाई होता है, ये बहुत रिस्की होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, इसकी कॉस्ट तो बहुत लो है, कम है, तो डेट का यूज़ करना चाहिए, इक्विटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं रिस्क की बात करूं तो कम रिस्क लेना चाहिए ना, ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो रिस्क के मामले में इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, डेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसलिए आप फंस गए। इसे देखो, रिटर्न को मतलब कॉस्ट को देखो तो डेट का यूज़ करना चाहिए, रिस्क को देखो तो ना करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब आपके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात हो गई है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कितना इनका प्रपोर्शन, कितना इनका रेशियो, कितना इनका मिक्सचर यूज़ करना है। तो इस डिसीजन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बोलते हैं। आगे समझ। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कंपनी की कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करना कि कितनी इसमें डेट होगी, कितना इक्विटी शेयर होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर होगा, कितना रिजर्व्स वगैरह रिटेन अर्निंग का यूज़ किया जाएगा। इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल 4 थ्योरीज होती हैं। मैं पहले 2 थ्योरीज की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एक होती है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, दूसरी होती है एनओआई अप्रोच। मैं दोनों वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तीसरी है यहाँ पर, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएम मॉडल या एमएम अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच। दोस्तों मोडिग्लानी मिलर अप्रोच जो है ये 1958 में मोडिग्लानी मिलर एमएम ने इंट्रोड्यूस की थी, और इनकी इस मेहनत के बदले इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका स्टडी के अंदर, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। एमएम अप्रोच को समझने से पहले आपको एमएम अप्रोच की एजम्पशन समझनी पड़ेगी। एजम्पशन समझनी ज़रूरी है। एजम्पशंस क्या क्या हैं, मान्यता बोलते हैं हिंदी में, मान्यता क्या क्या है। पहली एजम्पशन थी इनकी, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कि सभी को फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑल द इन्वेस्टर्स कैन बोरो फंड एट दी करंट रेट और लेंड द मनी एट द सेम रेट। मतलब सबको फ्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सभी इन्वेस्टर अपने मनी को बोरो कर सकते हैं या लेंड कर सकते हैं एट द सेम रेट, सबको सेम रेट, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये तो परफेक्ट का मतलब हुआ। एक और है कि नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। आप जितना चाहें जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, और जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज जो आपके पास पहले से हैं उन सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। एक और समझिए आप, नो लेग इन नो टाइम लेग। नो टाइम लेग का मतलब ये हो गया कि आप जब सिक्योरिटी खरीदो और बेचेंगे उसमें कोई समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी क्विकली वो आप, जैसे आप सब्ज़ी खरीदते हो, यार पैसा दिया सब्ज़ी ली, इस तरह से ट्रांजैक्शन किया जा सकते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। बट आपको अगर रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं, वो अलग बात है, उसके बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों।
इसी तरह से इनकी एग्जाम्पशन और थी कि सिक्योरिटीज़ आर इन्फिनिटली डिविजिबल, मतलब आप सिक्योरिटी किसी भी प्रपोर्शन में ले सकते हैं, इन्फिनिटली डिविजिबल। आप एक सिक्योरिटी दो आधी से भी कम भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी फ्रैक्शन में सिक्योरिटी डिवाइड हो सकती है, कोई किस तरह का कोई यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। और एजम्पशन थी नो कॉरपोरेट टैक्सेस को इन्होंने साइड कर दिया था, बट इन्होंने इस मॉडल के आगे चलकर एंड में जाकर टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया था, बट वो इस प्रोसेस मतलब इस मॉडल का सेकंड पार्ट हुआ वो, बट रियल में जो था इनके मॉडल के अंदर वो नो टैक्सेस था। और नो टैक्सेस को इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसका नाम था आर्बिट्रेज प्रोसेस। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। एक और एग्जाम्पल समझिए, पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज, पर्सनल लीवरेज को होममेड लीवरेज भी बोलते हैं। देखो ध्यान समझना, एक कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, इस कंपनी ने 5 लाख की डेट यूज़ करी, 5 लाख की इक्विटी यूज़ करी, 5 लाख की क्या हो गई इक्विटी एंड 5 लाख की क्या हो गई डेट। तो इस कंपनी ने इक्वल प्रपोर्शन बना लिया, तो ये लीवरेज हो गया। मतलब जब डेट में इक्विटी का मिक्सर करते हैं, मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको हम कॉर्पोरेट लीवरेज बोलते हैं। जब कंपनी ये काम करती है, बट मैं घर पे भी तो कर सकता हूँ, मेरे पास अपना फंड है, वो इक्विटी हो गई। ओनर फंड तो इक्विटी होता है, आई एम दी ओनर। मेरे पास अपना फंड है, मेरे पास 10,000 रुपये हैं और इस 10,000 रुपये को मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट मैं पहले लीवरेज करना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, 10,000 रुपये को बोरो कर लिया बैंक से या कहीं से भी लोन ले लिया, मुझे भी उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे कंपनी को मिलेगा, दोनों को सेम रेट का ना, एक ही रेट पर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, सबके लिए एक ही रेट चलेगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करा, 10,000 रुपये मेरे पास है, 10,000 मैंने बोरो कर दिए और टोटल मिला के 20,000 हो गए। इस 20,000 को मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो मैंने घर पे अपना लीवरेज तैयार करा है, डेट इक्विटी का जो मिक्सचर बनाया है, इसका नाम रखा है पर्सनल लीवरेज। और जब कंपनी ये काम करती है तो उसका नाम है कॉर्पोरेट लीवरेज। अब सुनिए एसेंशन क्या थी इनकी एमएम मॉडल की, कि पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के मैं जब इसकी क्रिटिसिज्म बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। ये इसकी एजम्पशंस थी। इस एजम्पशन के बेस पे एमएम ने क्या करा था, अपना मॉडल एक्सप्लेन किया था और उस मॉडल को आर्बिट्रेज प्रोसेस से एक्सप्लेन किया था। समझते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट एमएम मॉडल की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई थी, इनकी आलोचनाएं भी हुई थी, लिमिटेशन भी है इसकी, आप लिमिटेशन भी कह सकते हो। उनको भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा क्या लिमिटेशन है। चलिए पहले समझते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आर्बिट्रेज प्रोसेस समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। चलिए आर्बिट्रेज प्रोसेस समझने के लिए आपको पहले एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो दो कंपनी हैं, एक का नाम है एल लिमिटेड और एक का नाम है यू लिमिटेड। एल का मतलब है लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड मीन्स जिसमें डेट भी है इक्विटी भी है, दोनों में मिक्सचर हुआ है। और यू का मतलब, मैंने एल का मतलब बता दें लीवर्ड, और यू का मतलब हुआ आपका अनलीवर्ड। अनलीवर्ड का मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी है, नो डेट। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी के पास डेट भी है। दोनों कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है, केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में इसके पास डेट है, इसके पास डेट नहीं है, ऑल इक्विटी है। ज़रा समझिए,
इसके पास जो डेट है 10% रेट है, चलिए थोड़ा चेंज करते हैं इसे, 8% इसकी रेट है। इसके पास डेट है 5 लाख रुपए की, इसके पास डेट नहीं है। इसका EBIT है, इसका भी EBIT 2 लाख रुपए है और इसका भी 2 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE बोलते हैं इसको हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका भी 20% है और इसका भी 20% है। सब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आर इक्वल एक्सेप्ट इसके पास डेट है, इसके पास डेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा समझना आप, EBIT कितना, 2 लाख, 2 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। लेस करो यहाँ से इंटरेस्ट वे फर्म देगी जिसके पास डेट है, डेट इसके पास है। 8% निकालो 5 लाख का, कितना आएगा, 40,000। इसको तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। क्या आ गया, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मत टैक्स तो है ही नहीं, तो एक काम करो, इसलिए आप बोल दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया मीन्स NP 160 और 2 लाख। ठीक है दोस्तों, इसे आप यहाँ छोड़ दो। आप एक काम करो, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ई का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला याद करना है आपको। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में KE, नेट प्रॉफिट अपॉन में KE। नेट प्रॉफिट 1,60,000, KE कितना है, 20%। 1,60,000 को 160 को 20% से डिवाइड करो आप, तो आपका ये आ जाएगा 8 लाख। इसमें भी आप ऐसा करिए, 2 लाख को डिवाइड करिए 20% से, तो आपका आएगा ये 10 लाख। D वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट का मतलब डिवेंचर्स कितने हैं, 5 लाख। इस पे है ही नहीं, दोनों को टोटल कर लो तो क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों को टोटल करो क्या बन गया, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है E+D, E+D करो आप 13 लाख और 10 लाख। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, एक एग्जांपल लिया है। अब समझना अर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, ध्यान से आप। मिस्टर X होल्डिंग 10% equity share in L Limited, in L Limited and ठीक है, आप इसे समझिए। अच्छा, अर्बिट्रेज प्रोसेस का पहले आपको मतलब बताया था। अर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना। मतलब एक इन्वेस्टर एक कंपनी के शेयर्स को बाई करे, दूसरी कंपनी के शेयर को खरीदे, तो इसका बेनिफिट उठाए। मतलब मान लो 2 फर्म है, एक फर्म का शेयर बहुत महंगा हो गया, बहुत हाई है उसकी कीमत और ओवर प्राइस है वो डिमांड की वजह से। दूसरी फर्म का जो शेयर है वो अंडर प्राइस है डिमांड कम होने की वजह से। तो जो महंगी, मेरे पास मान लो ओवर प्राइस वाला शेयर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मैं उसको बेच देता हूँ, अच्छी कीमत मिल जाएगी। उसे बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा आया, उस पैसे से मैंने सस्ती उस कंपनी का शेयर खरीद लिया जिसका अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस मतलब सस्ता बिक रहा है, वो अपनी प्राइस से कम पे बिक रहा है वो अंडर प्राइस, उसको मैंने ले लिया, बेनिफिट हो गया। तो इसको बोला गया अर्बिट्रेज प्रोसेस। अर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा, ज़रा समझिए। मिस्टर एक्स के पास 10% इक्विटी शेयर है एल लिमिटेड के अंदर। अब वे क्या करता है, इसमें है वो एल लिमिटेड में, अब वो इसको सेल करके वो यू लिमिटेड में जाना चाहते हैं। देखेंगे आप इसको किस तरह से बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह समझिए कि फिलहाल कि एल लिमिटेड बस एक ओवर प्राइज्ड
एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर ओवर प्राइस है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। और यू लिमिटेड ऐसी है कि उसके शेयर्स अंडर प्राइस है, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ओवर प्राइस हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, 10% होल्डिंग है इसके पास इक्विटी शेयर में, और इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। 8 लाख का 10% निकालिए 80,000, 80,000। जब अगर वो इसे बेचेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 80,000। नो कमीशन, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सीधे 80,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जरा देखना, आपको देखना ही सोल्ड हिज होल्डिंग कितना? 8 लाख का 10% कितना आ गया? 80,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 80,000 रुपये है तो मेरा पैसा है, ये तो इक्विटी हुआ ना। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक पर्सनल लीवरेज करना है, मतलब डिवेंचर आपको डेट इसमें या लोन इसमें मिक्स करना है, मिश्रण करना है। 10% इस पर इक्विटी थी तो आप 10% का ही डेट, 10% ही डेट लो। 10% डेट का 5 लाख का 10% निकालो। ही बोरोड फंड कितना? रेट 8% ही लगेगी, जो रेट इसको मिल रही है उसी रेट पे मुझे मिलेगा। 5 लाख का 10%। 10% क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 10% होल्डिंग इक्विटी में है, 10% ही आपको डेट लेना है। तो 50,000। टोटल फंड कितना हो गया इस पर? 1,30,000। ठीक है, अब ये इस फंड से, इस पैसे से वो यू लिमिटेड में शिफ्ट होना चाहता है। यू लिमिटेड की भी 10% होल्डिंग खरीदना चाहता है। अब आप देखिए कि यू लिमिटेड जो है उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% आपको निकालना है, तो टोटल 1 लाख। ही रिक्वायर्ड फंड ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू बाय 10% होल्डिंग इन यू लिमिटेड। 10% होल्डिंग चाहिए, खरीदनी है इसको सेम, तो आपको इसको कितना फंड चाहिए? केवल 1 लाख। ज़रा सुनना, फंड रिक्वायर्ड टू बाय 10% शेयर्स इन यू लिमिटेड ऑफ ₹1 लाख। चलो इन्हें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब इस पर कितना फंड बचा? फंड लेफ्ट टोटल कितना था? 1,30,000। कितना इन्वेस्ट कर दिया? 1 लाख। टोटल कितना बचा? 30,000। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे समझने का नज़रिया अलग है। इसने 30,000 रुपये बचा लिए अपने, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इस कंपनी में इसने 80,000 इन्वेस्ट कर रखे थे, एल लिमिटेड में इसने 80,000 इन्वेस्ट किए थे, और इसमें इसने 30,000 बचा लिए, मतलब 50,000 इन्वेस्ट किए। कम पैसा इन्वेस्ट किया उसने। उस मिस्टर एक्स ने एल लिमिटेड में 80,000 इन्वेस्ट किए थे और यू लिमिटेड में केवल 50,000 इन्वेस्ट किए, 30,000 बच गए हैं। कम पैसा इन्वेस्ट करके बराबर होल्डिंग आ गई है। मैंने अभी वर्ड क्या बोला था? ये अंडर प्राइस है, इसके सस्ते प्राइस में इसका शेयर मिल रहा है, ये महंगा हो गया, ओवर प्राइस हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या इसकी कमाई पे फ़र्क पड़ा है। अगर वो एल लिमिटेड से यू लिमिटेड में शिफ्ट हो गया तो उसकी कमाई, अर्निंग पे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? ज़रा समझते हैं। अर्निंग, एल लिमिटेड, यू लिमिटेड, डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड कितना मिलेगा? जब 10% होल्डिंग है तो डिविडेंड भी 10% मिलेगा। हाँ जी, डिविडेंड कितना मिलेगा? जब 10% होल्डिंग है तो 10% डिविडेंड मिलेगा। नेट प्रॉफिट का 10%, 16,000 डिविडेंड मिला, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर 2 लाख का 20,000 मिलेगा। 10% निकाल लिया मैंने, 10% किसका? ऑफ NP, नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मगर इसने जब इन्वेस्टमेंट किया है यू लिमिटेड के अंदर तो उसने कुछ पैसा बोरो करा है, फंड लिया है, लोन लिया है, तो लोन पे ब्याज तो देना पड़ेगा। कितना फंड बोरो किया था?
8% पे 50,000, 50,000 का 8% निकाल के माइनस करो ज़रा इंटरेस्ट। 50,000 का 8% आएगा 4,000, 4,000 माइनस करो तो इसकी नेट अर्निंग कितनी हो गई? नेट अर्निंग्स 16,000 और यहाँ पर भी 16,000। ठीक है, 16,000। देखो डिविडेंड कितना था इसका 10% नेट प्रॉफिट का, इसका 10% नेट प्रॉफिट का, 16,000, 20,000। इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसने फंड बोरो किया था, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना, तो 16,000 मतलब सेम अर्निंग। और फंड अब बच भी गया इसके पास 30,000, मतलब ज़रा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हिज परसेंट अर्निंग 16,000 प्लस। अच्छा, अगर ये 30,000 को कहीं इन्वेस्ट करे तो कुछ ना कुछ तो कमाई यहाँ पर भी होगी, कुछ ना कुछ तो कमाई अर्निंग मिलेगी, प्लस सम एक्स्ट्रा ऑन ₹30,000 जो उसके पास बच गया है। तो अब ये बताओ बेटर सिचुएशन कौन सी हुई मिस्टर एक्स के लिए? एल लिमिटेड के होल्डिंग करना या वाई लिमिटेड की होल्डिंग? मतलब फ़ायदा किस में हो रहा है मिस्टर एक्स को? जाहिर सी बात है यू लिमिटेड में फ़ायदा हो रहा है, सेम इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब ये बात सब इन्वेस्टर को पता लग जाएगी। जब ये बात क्योंकि फ्री इन्फॉर्मेशन और फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, जब सबको ये बात पता लग जाएगी तो सभी इन्वेस्टर आर्बिट्रेरी प्रोसेस में एंटर करेंगे। एंटर करने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की सेलिंग शुरू हो जाएगी, इसके शेयर सब सोल्ड करना शुरू करेंगे, तो मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। और इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो इसके शेयर्स का प्राइस अप हो जाएगा, इसका प्राइस डाउन होगा, इसका प्राइस अप होगा। लास्ट में जाकर ये खुद पे खुद जो इम्बैलेंस हुआ है ये बैलेंस हो जाएगा, और जो ये वैल्यू अलग अलग है, इसकी 13 लाख है और इसकी 10 लाख है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इस मॉडल का नाम है MM मॉडल। समझ आ गया दोस्तों? अच्छा, एक बात और समझिए, MM ने क्या कहा था कि डेट और इक्विटी के मिश्रण से कुछ नहीं होता। आप कोई कंपनी अगर लीवरेज करे, देखो यहाँ पर इस कंपनी ने लीवरेज किया था क्योंकि इसने डेट का यूज़ किया था, इसमें कोई लीवरेज नहीं है, बट इसमें इन्वेस्टर ने खुद लीवरेज कर लिया, पर्सनल लीवरेज बना लिया, मैंने अभी बताया आपको। तो पर्सनल लीवरेज कॉर्पोरेट लीवरेज सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू MM। और वैल्यू ऑफ फर्म लीवरेज से अफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे। वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय अर्निंग, प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट से। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। ये MM मॉडल था। ठीक है दोस्तों, आर्बिट्रेरी प्रोसेस। अच्छा, लास्ट में मैंने अभी बताया था आपको कि इन्होंने बाद में इस मॉडल में टैक्सेस भी कंसिडर किए थे, बट टैक्सेस के अंदर आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं आता है, उसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, उसको बाद में आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे, आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों इसको एक चीज़ और समझते हैं आपको, अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है, ज़रा मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करता हूँ। मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% की जगह मैं 20% करता हूँ, ज़रा अभी आप दोबारा एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। 20% होल्डिंग है तो इस कंपनी में आप हो, 20% होल्डिंग है आपकी, 8 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा? 160, 1,60,000 ही। वो फंड भी बोरो करेगा 20% ही, किसका? 5 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा? 1 लाख। रेट 8% ही लेगी, टोटल फंड कितना हो गया? 260, 2,60,000। फंड रिक्वायर्ड टू बाय 20% होल्डिंग इन यू लिमिटेड। अब 20% खरीदने के लिए कितना चाहिए इसे फंड? 10 लाख का 20% निकालो आप, 2 लाख। तो अब इसके पास है 2,60,000, 2 लाख रुपए ने इन्वेस्ट कर दिए, फंड लेफ्ट विद हिम 60,000। ठीक है, समझ आ गया। अब ये L से U में शिफ्ट हो गया। अब इसकी अर्निंग की बात करते हैं। अर्निंग यू लिमिटेड में 20% मिलेगा प्रॉफिट, 32,000। इसमें 2 लाख का 20% मिलेगा, 40,000। बट इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, किस पे? बोरोइंग पे। बोरोइंग कितनी है? 1 लाख का 8%, 8,000। अर्निंग तो बिल्कुल सेम है, देखो टोटल हो रहा है ये 32 और ये भी 32।
अर्निंग बिल्कुल सेम है, अर्निंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी प्रेजेंट सिचुएशन इज़ बेटर क्योंकि 32,000 यहाँ से मिल रहे हैं प्लस जो 60,000 रुपये इसके पास बच गए हैं, इस पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई ना कोई अमाउंट तो अर्न करेगा ही। तो MM के अकॉर्डिंग क्या था, अगर आप लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड फर्म में शिफ्ट करेंगे तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, आप बेटर फील करेंगे, ठीक है। और सभी इन्वेस्टर ऐसा करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ थी MM मॉडल। चलो अब वीडियो के एंड में आ गए हैं, बात करते हैं कि इस मॉडल का क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है, लोगों ने इसकी आलोचना क्यों करी है। तो इसकी आलोचना समझते हैं। देखो, इसका क्रिटिसिज्म होना तय था, ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इसकी जो एजम्पशन है ना, कुछ एजम्पशंस आर सीम टू बी अनरियलिस्टिक, मतलब रियल वर्ल्ड में ये वर्क नहीं करती। देखो, पर कैपिटल मार्केट इज़ परफेक्ट। क्या सबको फ्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या सबको फुल इन्फॉर्मेशन है? क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होते? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती हैं। तो इसकी ये एजम्पशन तो गलत है। क्या टाइम लेग नहीं होता? आप बाइंग और सेलिंग करते हो, क्या क्विकली हो जाता है? जैसे आप सब्ज़ी खरीदते हो, जैसे आप कोई फल फ्रूट खरीदते हो, ऐसा तो नहीं होता, 2-3 दिन का, और कभी कभी तो 1 वीक तक का टाइम लग जाता है। तो ये एजम्पशन भी गलत है। पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज क्या बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? नहीं। कंपनीज जब फंड बोरो करती हैं या शेयर डिवेंचर इशू करती हैं, डिवेंचर या लोन लेती हैं, तो उनको मच लोअर रेट पर मिलता है। और जब कोई इन्वेस्टर इंडिविजुअल कोई फंड बोरो करता है तो उसको मच हायर रेट पर मिलता है। तो ये वाली इसकी जो इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, इसलिए ये वाली जो एजम्पशन है MM की, ये भी गलत थी। कॉर्पोरेट टैक्सेज ही इंट्रोड्यूस नहीं करे, कोई ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया में, देयर इज़ नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये वाली एजम्पशन भी गलत हो गई। तो इनकी एजम्पशंस कुछ अनरियलिस्टिक हैं, रियल वर्ल्ड में वर्क नहीं करती, इसलिए ये दिस मॉडल इज़ क्रिटिसाइज्ड, ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको MM मॉडल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको सीख गए होंगे। आप अगर फिर भी मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए जिनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।